उम्र की परिपक्वता की ढलान पर खड़ी रेणु पार्क में अपनी शाम की सैर खत्म करके बेंच पर बैठी सुस्ता रही थी। पास वाली बेंच पर कुछ लड़कियां बैठी गपशप कर रही थी। वे शायद एक ही कॉलेज में पढ़ती थी और अगले दिन की क्लास बंक करने की योजना बना रही थी। उनकी बातों को सुनकर रेणु के चेहरे पर एक चंचल सी मुस्कान दौड़ गई। उसे उनकी बातों में कहीं अपना अतीत झलकता सा लगा। अपनी जिंदगी की कहानी के खट्टे मीठे पलों को याद करती रेणु कब पार्क की सैर से निकलकर अतीत की सैर पर चल पड़ी, उसे पता ही नहीं चला। अतीत के इस पन्ने पर लिखी थी करीब 30 साल पुरानी वह कहानी, जब रेणु नई नई कॉलेज गई थी। अभी ग्रेजुएशन के पहले साल में थी। पहली बार आज़ादी का थोड़ा सा स्वाद चखने को मिला था, वरना स्कूल तो घर के इतने पास था कि जोर से छींक भी दो तो आवाज़ घर पहुंच जाती है। घर से कॉलेज पहुंचने में रेणु को बस से करीब 40-45 मिनट लगते थे। वह खुश थी कि कॉलेज घर से थोड़ी दूर तो है। रेणु के थे मोहल्ले पड़ोस के ज़्यादातर लड़कियां इसी कॉलेज में आती थी, इसलिए किसी भी शरारत को छिपाना तो अब भी आसान नहीं था। सबको राजदार बनाना पड़ता था। महरौली के निमन मध्यवर्गीय परिवार में पली बड़ी रेणु के घर का रहन सहन काफ़ी कुछ गांव जैसा ही था। दरअसल रेणु के जैसी पारिवारिक स्थिति वाले लोग एक दोहरी कल्चरल स्टडिंग के बीच झेलते रहते थे। एक और पढ़ी लिखी नई पीढ़ी अपने को महानगरीय सभ्यता के नज़दीक पाकर उस ओर खींचती थी, तो दूसरी ओर कम पढ़ी लिखी पिछली पीढ़ी अपनी प्राचीन नैतिकता की जंजीर उनके पैरों में डाल देती थी। सगे रिश्तों के अलावा ढेर सारे मुँह बोले रिश्ते जहाँ पुरानी पीढ़ी का सरमाया होते थे, वहीं नई पीढ़ी के लिए अनचाही रवायत। हर बात पर घरवालों के साथ साथ मोहल्ले पड़ोस की भी रोक टोक के बीच नई पीढ़ी को एक एक कदम ऐसे फूक फूक कर रखना पड़ता था जैसे लैंड माइन्स बिछी हो। 2 साल पहले ही रेणु के बड़े भाई की शादी हुई थी और अभी 2 दिन पहले ही वह एक प्यारे से गोल मटोल भतीजे की बुआ बनी थी। यह बच्चा नई पीढ़ी का पहला नौनिहाल था। घर में बहुत ही खुशी का माहौल था। रेणु के बुआ बनने की खुशखबरी जब उसकी सहेलियों तक पहुंची तो सबने उसे पार्टी के तौर पर नई फिल्म लव स्टोरी दिखाने का आग्रह किया। रेणु के लिए सबके टिकट का इंतजाम करना इतना मुश्किल नहीं था जितना कि सहेलियों के साथ पिक्चर देखना, अम्मा से इजाज़त लेना। रेणु आज तक अपनी अम्मा को यह तो समझ नहीं सकी थी कि पिक्चर देखने का मतलब लड़की का हाथ से निकल जाना या बिगड़ जाना नहीं होता। ऐसे में अम्मा उसे सहेलियों के साथ पिक्चर देखने की इजाज़त देने से पहले तो उसका कॉलेज जाना बंद करवा देगी और कहेगी, घर बैठकर घर के कामकाज सीख ले, कोई ज़रूरत नहीं है कॉलेज जाने की। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। रेणु सोच रही थी कि कोई तिगड़म तो भिड़ानी ही पड़ेगी, वरना इतने सालों में जो एक निर्भीक लड़की की छवि सहेलियों के बीच बनाई थी उसकी तो इतिश्री हो जाएगी। उसने सोचा क्यों न अम्मा की बजाय बड़े भाई से पूछ लूं। वैसे तो रेणु की आज़ादी के मामले में वह अम्मा से भी तो 2 कदम आगे था, लेकिन आजकल स्थिति थोड़ी अलग थी। उसने नया नया बाप का स्वाद चखा था, सो आजकल उस खुशी के नशे में रहता था। रेणु ने सोचा कि जब वह नवजात के साथ होगा तब वह बात करेगी, फिर कुछ सहारा तो भाभी भी लगा देगी। वैसे भी जब से उन्होंने बेटे को जन्म दिया है तब से उनकी बात की खास महत्ता हो गई है पूरे परिवार में। अगले दिन जब रेणु ने अपनी रिक्वेस्ट को नरम नरम शब्दों के तौलिए में प्लेट कर उस पर माहौल की खुशी का इत्र छिड़क कर बड़े भाई के सामने पेश किया तो पता नहीं ये रेणु के शब्दों का जादू था या भाई के पिता बनने का असर, या यह कि उसके भाई ने न केवल इजाज़त दे दी बल्कि अपनी जेब से पैसे निकालते हुए पूछा, कितनी सहेलियां जाएंगी? 5। रेणु खुशी से उछलकर बोली, ठीक है, छोटे भाई के साथ जाना। कहकर वह रेणु के खुशी के उबाल पर ठंडे पानी के छींटे मारकर चलता बना। अब समस्या थी कि छोटे भाई का पत्ता कैसे काटें। रेणु ने छोटे भाई को सारी बात बताकर उसे कल के 6 टिकट लाने को कहा। यह सुनते ही वह उबल पड़ा, पागल है क्या? मैं भला तेरे और तेरी सहेलियों के साथ फिल्म देखने क्यों जाऊंगा? रेणु अपनी खुशी छिपाते हुए रुआब से स्वर में बोली, ठीक है, फिर हम सब अकेली चली जाएंगी, पर तू बड़े भाई को मत बताना। ठीक है, तू भी मत बताना कि मैं तेरे साथ नहीं गया। और हाँ, मेरी टिकट के पैसे तो दे दे जो भाई ने दिए थे। पैसे लेकर छोटा भाई भी मस्त हो गया। मेहनत मेरी पर फल उसे भी मिल गया था। रेणु को लगा कि चलो अपना काम तो हो गया, छोटे भाई का पता खुद ही कट गया।
उसने तुरंत अपनी सहेलियों को फोन किया। कल 12 से 3 का शो पक्का। हमें अपना लंच के बाद की 2 क्लासेस मिस करनी होगी। इसमें भला किसे मुश्किल होनी थी। उन्हें तो बस कॉलेज से लौटने के टाइम तक घर लौटना था। अगले दिन सही वक्त पर सब सहेलियां सिनेमा हॉल पहुंच गई। रोमांटिक फिल्म थी तो सभी सहेलियां जमीन से 2-3 इंच ऊपर ही चल रही थी। फिल्म समय पर शुरू हो गई। कुमार गौरव के साथ विजेता पंडित तो हमें सिर्फ 2-4 सीनों में ही दिखाई दी, वरना तो पर्दे पर ज़्यादातर हर लड़की खुद को ही देख रही थी और सपनों के हिडोले में ले रही थी। मध्यांतर में रेणु बाथरूम गई। वह बाथरूम से निकलकर वॉश बेसिन में हाथ धो रही थी कि शीशे में उसकी नज़र अपने पीछे खड़ी आशा दीदी पर पड़ी। आशा दीदी रेणु के पड़ोस में रहने वाले उसके मुँह बोले मामा की बेटी थी। मुँह बोले क्यों? अरे भाई, वे अम्मा के गांव के थे, नहीं इसलिए। अच्छा, कॉलेज के टाइम में क्लास छोड़कर घर वालों से छिपकर फिल्म देखी जा रही है। जरा पहुंचने दे मुझे, घर ऐसा बम फोड़ूंगी कि नानी याद आ जाएगी। आशा दीदी तो चुप थी, पर जैसी उनकी आंखें कह रही हो, यह 80 के दशक की बात है जब किसी लड़की का स्कूल कॉलेज के टाइम पर सिनेमा हॉल में पाया जाना किसी गंभीर अपराध से कम नहीं था। रेणु के पड़ोस की एक लड़की की इसी जुर्म के लिए आनन फानन में शादी कर दी गई थी। यह खबर मोहल्ले में फैली कि लड़की कॉलेज के समय में फिल्म देखते हुए पकड़ी गई। उसे पहले ही लड़की को विदा कर दिया गया था। अब ऐसी स्थिति में रेणु की हालत खराब होना तो लाजिम था। वह चाह रही थी कि चाहे डांट कर ही सही, लेकिन आशा दीदी पूछ तो ले कि मैं कॉलेज के टाइम में यहाँ क्यों हूँ, ताकि मैं बता सकूँ कि मैं घर वालों से इजाज़त लेकर आई हूँ। अब बिना पूछे कैसे बताऊँ? लेकिन आशा दीदी थी कि उसकी गुस्से से भरी आंखें तो बोल रही थी, लेकिन जबान पर ताला पड़ा था। आखिर रेणु ने ही इधर उधर की बातें शुरू की। नमस्ते दीदी, कैसे हो? जीजाजी कैसे हैं? सब ठीक है? एक छोटा सा जवाब जबान से आया, लेकिन गुस्से से भरी आंखें कह रही थी कि हिम्मत तो देखो इस छोरी की। कॉलेज से भागकर यहाँ लव स्टोरी देखी जा रही है और हाल पूछ रही है मेरे। हाल तो मैं तेरे पूछूंगी, तेरी यह हरकत सबको बताने के बाद। इधर रेणु की पिक्चर शुरू होने वाली थी, उधर दीदी थी कि पूछ ही नहीं रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि अगर दीदी बिना पूछे चली गई तो रेणु के घर पहुंचने से पहले तो दीदी पूरे मोहल्ले में पोस्टर लगवा चुकी होगी। फिर भला इजाज़त लेकर जाने की बात बताने का भी क्या फ़ायदा होगा? लेकिन बिना पूछे बताए भी कैसे? रेणु अजीब कसमकस में थी। तभी उसने देखा कि दीदी तो अंदर की ओर जा रही है। अब रेणु क्या करे? बिना बताए भला कैसे जाने दे? सो वह दौड़कर दीदी के सामने जा खड़ी हुई और बोली, दीदी आपको खुशखबरी पता है ना? मैं बुआ बन गई हूँ। पता है, कहकर दीदी हल्का सा मुस्कुराई और फिर चल दी। रेणु भी बिना पूछे अपनी सफाई देती हुई पीछे पीछे चलते हुए बोली, हाँ दीदी, इसी खुशी में तो मैं अपनी सहेलियों को पार्टी दे रही हूँ। पार्टी यहाँ सिनेमा हॉल में? दीदी ठसके से बोली, अभी घर जाकर तेरी अम्मा को सब बताती हूँ, तेरी सारी पार्टी निकालती हूँ। दीदी का लावा फूटा। अरे नहीं दीदी, मैं तो घर वालों से पूछ कर आई हूँ। भतीजा आने की खुशी में घर वालों ने इजाज़त दी है। रेणु सफाई देते हुए बोली, अच्छा, घर वालों से पूछकर, वह भी कॉलेज के टाइम में? हाँ। आंखें मटकाते हुए दीदी ने सीधा वार किया, अरे दीदी, वह मेरी लंच के बाद आज कोई क्लास नहीं थी ना, इसलिए आज का प्लान बनाया था। अच्छा। दीदी ने संदेहात्मक दृष्टि से इधर उधर नजर घुमाई, जैसे किसी के वहां होने की उन्हें पूरी उम्मीद है। अब मैं दीदी को कैसे विश्वास दिलाऊं? रेणु ने सोचा। ये तो घर जाकर चुप रहने से रही। तभी उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। मुड़कर देखा तो उसका छोटा भाई था। वह नकली चिंता जताते हुए बोला, अरे रेणु, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं अंदर कब से तेरा इंतजार कर रहा था। पिक्चर निकल जाएगी भाई, जल्दी कर। फिर दीदी की ओर एक नज़र देख कर बोला, नमस्ते दीदी, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अच्छा, तू भी आया है? चलो फिर तुम पिक्चर देखो, मैं चलती हूँ। कहकर दीदी चल दी। रेणु की सांस में सांस आई। वह भाई से बोली, तू यहाँ कैसे? भाई ने बताया, तेरी मेहरबानी से मुझे भी टिकट के पैसे तो मिल ही गए थे, तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने आ गया। यहाँ देखा तो तेरी क्लास लगी हुई थी। फिर शरारत से मुस्कुराकर बोला, चल, सब लेके मैंने तेरा एहसान उतार दिया। तूने मेरे लिए टिकट के पैसों का इंतजाम किया और मैंने तुझे दीदी से बचाया। हिसाब बराबर। दोनों का ठहाका सिनेमा हॉल में गूंज उठा। तब रेणु का मोबाइल फोन बज उठा और वह अतीत की टाइम मशीन से निकलकर तुरंत पार्क की बेंच पर पहुंच गई। रेणु ने फोन उठाया। उसकी बेटी नीरा का फोन था। हेलो मम्मा,
मैं आज घर देर से आऊँगी। फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस के बाद नीरा ने फ़ोन किया था। ओके बेटा, कहकर रेणु ने फ़ोन रख दिया और वह घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए वह अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाना चाहती थी। जिन रास्तों पर वह जिंदगी भर चली थी, अब वे रास्ता लोगों को लंबा लगने लगे थे और सरकार द्वारा उन पर बनाई फ्लाईओवर बनाकर उन्हें किसी तरह छोटा किया जा रहा था। रेणु सोच रही थी कि क्या ये फ्लाईओवर सिर्फ सड़कों पर ही बने हैं, जिंदगी की राहों पर भी तो हर कदम पर फ्लाईओवर बन गए हैं। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।